हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उससे कहा, मैं अभी आता हूँ, पर यह मत समझना कि तुम आज मुझसे बच गई। मैं अभी आकर दोबारा यह सब कंटिन्यू करूँगा, समझी? तब तक अपनी यह ड्रेस चेंज करके आओ, कहकर विक्रांत उसके ऊपर से उठ गया। वहीं सुहाना चेंज करने के लिए जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। विक्रांत ने इरिटेट होकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने आशना खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। विक्रांत ने अपना एक हाथ डोर पर टिकाते हुए कहा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? दरअसल जब विक्रांत ने डोर ओपन किया था तो आसना अंदर आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आसना को वहीं बाहर रोकने के लिए विक्रांत ने उसका रास्ता रोक लिया था। आसना अंदर की तरफ झांकते हुए ही बोली, विक्रांत, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी पर तुम आए ही नहीं। आसना जैसे अंदर झांकते हुए रूम के अंदर का जायजा ले रही थी तो विक्रांत ने उसे पहले ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए पूछा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी आसना? और ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है कि इतनी रात को तुम्हें मेरा दरवाज़ा पीटने की ज़रूरत पड़ी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त पति पत्नी के रूम में डोर को पीटना एक तरह का बैड मैनर्स होता है? हो सकता है कि वह कुछ ऐसा कर रहे हों कि उन्हें तुम्हारी इस हरकत से डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा हो। विक्रांत ने यह बात आसना को चिढ़ाने के लिए कही थी और वाकई में विक्रांत की इस बात से आसना चिढ़ भी गई थी। उसने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो हम दरवाज़ा पीट भी सकते हैं। तो तो विक्रांत ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, पर मुझे किसी भी तरह की बात नहीं करनी है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। कहकर विक्रांत जैसे ही दरवाजे को बंद करने लगा, आशना ने जल्दी से कहा, प्लीज़ 5 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन उसमें किसी तरह की फालतू की बात मैं नहीं सुनूंगा। तो आसना ने भी हाँ में सिर हिलाया। विक्रांत ने मुड़कर एक बार वॉशरूम की तरफ देखा जिसका डोर बंद था। विक्रांत सोचा कि जब तक सुहाना वॉशरूम से बाहर आएगी वह वापस भी लौट आएगा, इसलिए उसने भी बाहर जाकर रूम का डोर बंद कर दिया और आसना से कहा, चलो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह की फालतू की बात नहीं सुननी है और अगर तुमने कल की तरह दोबारा मेरे साथ उल्टी सीधी बात की ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छी खासी सजा दूंगा और यह बात सीधा मैं दादी को भी बता दूंगा। आसना धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी विक्रांत। अब विक्रांत आसना के साथ गार्डन एरिया में पहुंच गया था। विक्रांत ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, चलो बोलो, क्या कहना चाहती थी? तो आसना पहले तो अपनी हथेलियां रगड़ते हुए कुछ सोचने लगी और 2 मिनट तक कुछ नहीं बोली। तब विक्रांत ने कहा, तुमने अपने 2 मिनट यहीं वेस्ट कर दिए, बचे अब सिर्फ 3 मिनट, और अगर 3 मिनट में तुमने कोई बात नहीं की जो कि वाकई में ज़रूरी हो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आसना ने जल्दी से कहा, विक्रांत, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी, बस मैं इसीलिए तुम्हें बुलाने आई थी। तो विक्रांत ने पहले आसना को कुछ देर बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और फिर कहा, तुम और तुम और माफ़ी, मुझे नहीं लगता आसना तुम्हारे चेहरे से कि तुम्हारे दिल में ज़रा से भी गिल्ट हो कि कल जो तुमने हरकत की है उसके लिए तुम ज़रा सा भी सॉरी फील कर रही हो। तो आसना ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, मैं सच कह रही हूँ विक्रांत, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नाराज़ रहो, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं काफ़ी घंटे से तुम्हारा गार्डन एरिया में वेट कर रही थी पर तुम आए नहीं। कम से कम पुरानी दोस्ती के नाते ही सही, तुम मुझे माफ़ तो कर सकते हो ना? तो विक्रांत ने गहरी सांस ली और फिर कुछ देर तक सोच कर कहा, ठीक है, पर यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आखिरी बार, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशना, कहकर विक्रांत वहाँ से चला गया। आसना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगली बार मैं ऐसी स्टूपिटी बिल्कुल नहीं करूँगी। वो कुछ देर तक वहाँ देखती रही जहाँ से विक्रांत अंदर चला गया था। उसने अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, हर चीज़ हमेशा सही जगह होनी चाहिए और अगर कोई ऐसी चीज़ जो गलत जगह पहुंच गई हो तो उसे वहां से हटा देना गलत नहीं होता। आसना के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई।
विक्रांत जब रूम में आया तो सुहाना खुद को ब्लैंकेट से ऊपर तक कवर किए हुए सो रही थी। विक्रांत ने अपने कदम सुहाना की तरफ बढ़ा दिए। टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी में सुहाना का प्यारा सा चेहरा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। विक्रांत उसके गालों को छूने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाने लगा, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। विक्रांत ने अपने बढ़ते हाथ रोक लिए और अपना फोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। उस नंबर को देखकर विक्रांत की आंखें गहरी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और कान पर लगाते हुए कहा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एक बार फिर सुहाना की तरफ देखा। उसने झुककर सुहाना के गाल पर किस करते हुए कहा, कब तक बचोगी मुझसे मेरी जान? कभी न कभी तो तुम्हें अपनी यह झिझक और डर को छोड़ना ही पड़ेगा। विक्रांत ने प्यार से सुहाना के बालों को सहलाया और उसका ब्लैंकेट ठीक से उसे कवर कर क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरा दिन रूहानी मिरर के सामने अपने बालों को सुलझाते हुए किसी गहरी सोच में थी। इस वक्त उसने एक नेवी ब्लू कलर की लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी। उसका ध्यान जैसे वहां पर था ही नहीं। तभी उसे अपनी कमर पर रेहान की उंगलियां का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जिससे रूहानी की पूरी बॉडी में सिरहंसी दौड़ गई। रूहानी ने मिरर से ही रेहान की तरफ देखा, जो उसके कंधे पर चिन टिकाए उसे ही देख रहा था। रूहानी इससे पहले रेहान से कुछ पूछती, रेहान ने रूहानी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं कल से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान लग रही हो, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहती हो? रूहानी अभी भी अपनी सोच में ही थी। तभी रेहान ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, रूहानी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हो? तुम्हें मुझे तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? रूहानी जैसे अपनी होश में आई और रेहान के हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है रेहान, बस कभी कभी मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो रेहान ने रूहानी को वापस अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें कभी कभी ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने मुंह बनाकर उसे देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या मुझे पागल कह रहे हो? तो रेहान ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बस मैं तो बस ये कह रहा हूँ। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? रूहानी ने रेहान के सीने पर मारते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों बोलते रहते हो? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, समझे? तो रेहान ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, जब तुम चाहे स्टूपिड हो, अब तुम चाहे स्टूपिड हो या कुछ भी हो, पर जो भी हो मेरी हो। तो रूहानी ने रेहान से कहा, पर तुम मुझे अगर ऐसे परेशान करोगे ना रेहान, तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? रूहानी का यह कहना था कि रेहान के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने इस वक्त रूहानी को गले लगाया हुआ था, तो रूहानी रेहान की फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। लेकिन तभी रेहान ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें इस वक्त एकदम गुस्से से लाल थी। उसने रेहानी को सामने करते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? रेहान को इतना गुस्से में देखकर रूहानी को थोड़ा अजीब लगा और डर भी। उसे पता था कि जब भी रेहान को गुस्सा आता है तो वह किसी डेविल से कम नहीं होता है, और एक बार पहले भी रूहानी से यह गलती हुई थी जब उसने रेहान को गुस्से में कहा था कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। तब रेहान ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया और उसे हर्ट भी किया था। तो रूहानी ने अटकते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। तो रेहान ने उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हर तरह का मजाक करना मुझसे रूहानी, पर भूल से भी यह बात मजाक में भी मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, समझी? वरना तुम अभी रेहान राठौर को अच्छे से जानती नहीं हो कि वह जितना अच्छा लविंग और केयरिंग हस्बैंड बन सकता है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा वह तुम्हारे साथ कर भी सकता है। कहकर रेहान ने झटके से रूहानी को छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। वहीं रूहानी ने अपने सीने पर हाथ रख अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। डर की वजह से उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। वह खुद से ही बोली, क्या हो जाता है रेहान को? कभी कभी कहीं कामनी यही बात तो नहीं कहना चाहती थी मुझसे? कहीं वाकई में रेहान मेरे सामने जो
कुछ दिखता है, कहीं इसका कोई दूसरा साइड भी तो नहीं है जो मैं नहीं देख पा रही। क्या वाकई में रेहान का कोई दूसरा साइड भी है? रेहान बाहर आकर गाड़ी में बैठा ही था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। रेहान ने स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा और फ़ोन को पिक करके अपने कान पर लगा लिया। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई, सर, आपने जो पता करने के लिए बोला था, हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। साथ में एक आदमी को भी हमने पकड़ा है। क्या करना है उसका? तो रेहान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ब्रिंग हिम टू माई हेल्प मैंसन, आई एम कमिंग राइट देयर। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा रूहानी, और ना ही किसी और को तुम्हें मुझसे दूर करने दूंगा। हेल मैंसन। मैंसन की हॉल के बीचों बीच एक आदमी बहुत बुरी हालत में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वहीं रेहान सामने अपनी किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ उसे बुरी तरह से घूर रहा था। रेहान ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वह आदमी आगे बढ़कर अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, हमने उसे जंगल से पकड़ा है और उसके पास कई सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है। फिर उस आदमी ने घुटनों के बल बैठे हुए आदमी के बाल को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। रेहान ने उसे बंदी बनाए हुए आदमी से पूछा, अब तुम एक एक करके मुझे सारी बात बताओ कि तुम रूहानी का पीछा क्यों कर रहे थे और वह सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और किसके कहने पर तुमने रूहानी की सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहे थे। वाह, यह वही आदमी था जो जंगल में एक फार्म हाउस में रहता था। उस आदमी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, रेहान राठौर, तुम भले ही मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, तब भी मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं अपनी मालिक का वफादार हूँ और मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक उनके लिए अपनी वफादारी निभाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर रेहान के होठों पर एक शैतानियत भरी स्माइल आई। उसने उस आदमी से कहा, तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, भले ही मैं तुम्हें जान से क्यों ना ख़त्म कर दूं, लेकिन क्या हो कि मैं तुम्हारे परिवार को अगर ख़त्म कर दूं, क्या तब भी तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? रेहान की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर जहाँ हंसी थी, अब वह डर से पीला पड़ गया। वह घबराई हुई आवाज़ में बोला, नहीं, तुम उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। मेरे परिवार को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। रेहान पहले तो उसकी बात पर जोर से हंसा और कहा, तुम तो मुझे ऐसे धमका रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। रेहान राठौर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसे ही लोग उसे सन की नहीं कहते हैं। तो अगर मेरी सन की नहीं देखना चाहते हो तो सब सच सच बता दो, वरना, कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। तभी वहाँ पर दो आदमियाँ उसकी बीवी और बच्चों को पकड़कर अंदर ले आए, जो डरी हुई नज़रों से उस आदमी को देख रहे थे। उसने अपनी बीवी बच्चों को देखकर वह आदमी अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, उन्हें छोड़ दो रेहान राठौर, उनके साथ कुछ मत करो, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जो करना है वह करो, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे परिवार को कुछ मत करना। तो रेहान राठौर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, छोड़ दूंगा, तुम मेरी बात मान लो तो मैं भला इन्हें क्यों मारने लगा। अब तो उस आदमी के पास कोई चारा नहीं था। वह अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह उनके साथ यह सब नहीं होने दे सकता था। उसने अपना सर मायूसी से झुका लिया और मायूसी भरी आवाज़ में ही बोला, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब सच बताने को तैयार हूँ। उस आदमी की बात सुनकर रेहान के होठों पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। वहीं रूहानी अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी, तभी पीछे से विक्रांत ने उसे आवाज़ दी, जिसे सुनकर रूहानी के बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसकी तरफ आया और रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, रूहानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम 2 मिनट का वक्त मुझे दे सकती हो? रेहान की बात सुनकर रूहानी ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा,
तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? देखो, तुम फिर से मुझे वह दोस्ती करने के लिए मत कहना। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया था ना कि मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। रूहानी की बात सुनकर विक्रांत हंसते हुए बोला, तो तुम्हें रेहान ने मना किया है मुझसे दोस्ती करने के लिए? तो रूहानी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, रेहान ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मैं तुम्हारी दोस्त क्यों बनूं? क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने पास्ट में मेरे साथ क्या क्या किया है? तुम्हें भला तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? रूहानी की बात सुनकर विक्रांत कुछ पलों के लिए तो उसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखता रह गया। विक्रांत के ऐसे देखने से रूहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, जब से तुम्हारी शादी रेहान से हुई है, क्या तब से मैंने तुम्हारे साथ कभी भी मिसबिहेव किया है? याद करो। रूहानी ने मन ही मन कहा, कह तो सही रहा है, जब से मेरी शादी रेहान से हुई है इसने बिल्कुल भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया है, बल्कि इसने तो उसे रघु को पकड़वाने के लिए रेहान की मदद भी की थी। तो रूहानी को चुप देखकर विक्रांत ने एक बार फिर पूछा, जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तो रूहानी ने बड़ी ही मासूमियत से विक्रांत की तरफ देखा और कहा, नहीं, नहीं किया, लेकिन मैं पहले की बातें कैसे भूल जाऊं? तब तो तुमने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था ना, पता है मैं कितना डर कर रहती थी। और उस दिन जब मैं नहीं भागती तो तुमने तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी ही कर लेनी थी ना। विक्रांत की इस बात को समझ रहा था कि रूहानी की बात कहीं ना कहीं सही है। उसने वाकई में रूहानी को कहीं ज़्यादा ही डरा दिया था। उसने स्माइल करते हुए रूहानी से कहा, रूहानी, पहले के विक्रांत में और आज के विक्रांत में बहुत फ़र्क है। पहले का विक्रांत कभी भी लड़कियों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं सिर्फ सुहाना से प्यार करता हूँ। पर मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त बनाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? तो रूहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं बन जाती हूँ तुम्हारी दोस्त, पर तुम्हें मेरी कंडीशन याद है ना कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और मुझे डराओगे भी नहीं। रूहानी ने यह बात कुछ इस तरह से कही थी कि विक्रांत के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने रूहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो ठीक है, आज से तुम मेरी दोस्त, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और तुम्हें डराऊँगा भी नहीं। और साथ ही साथ अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे कहना, सीधा गोली से उड़ा दूंगा। रूहानी आंखें फाड़े विक्रांत को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि रूहानी यह नहीं जानती थी कि विक्रांत कई तरह के हथियार अपने पास रखता है, क्योंकि उसने विक्रांत का असली चेहरा देखा हुआ था और यहाँ तक कि वह उसके साथ जबरदस्ती शादी भी बंदूक की नोक पर कर रहा था। लेकिन विक्रांत यह सब बात है इतनी कैजुअल तरीके से कह रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। विक्रांत, जिसे अपना एक हाथ रूहानी की तरफ बढ़ाया हुआ था, उसने एक बार फिर रूहानी के चेहरे पर चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? मैं कब से तुमसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए खड़ा हूँ और तुम मुझे ऐसे देखी जा रही हो। कहीं तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया रूहानी? विक्रांत तो उसे छेड़ते हुए कहा। तो रूहानी ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मुझे भला तुम में इंटरेस्ट क्यों आएगा? मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विक्रांत ने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलो इसी बात पर हैंड शेक करो मेरे साथ, हमें अपनी दोस्ती भी तो पक्की करनी है ना। तो रूहानी ने भी अपना हाथ विक्रांत के हाथ से मिला दिया और कहा, तो मेरी कंडीशन कभी मत भूलना। कभी अगर तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए अपने दोस्त के खिलाफ जाना पड़े तो भी तुम जा सकते हो, क्योंकि रेहान मुझे बड़ा परेशान करता है। तो मेरे पास भी तो मेरा बॉडीगार्ड होना चाहिए ना, कोई तो मुझे रेहान से बचा सके। रूहानी फ्लो फ्लो में बोले ही जा रही थी और किसके सामने, तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल रही है। उसने अपनी जीभ अपने दांतों में दबा ली और बेचारी सी नज़रों से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, तुम्हें देख कर ही लगता है कि तुम पक्का सुहाना की दोस्त हो, दोनों एक जैसी हैं। कहकर उसने रूहानी के सिर पर टैप किया और वहां से चला गया। रूहानी अपना सर पकड़ रगड़ते हुए बोली, कितना भारी हाथ है इसका। वैसे तो धीरे से टैप किया है, पर मुझे कितनी तेज लगी है। पता नहीं सुहाना ऐसे कैसे झेलती होगी। पर मैं इसकी क्या कह रही हूँ। मेरा पति क्या किसी से कम है? वह भी तो ऐसी ही है।
पता नहीं चलता, बातों बातों में कब मुझे हर्ट कर दे, कहकर रूहानी नीचे हॉल की तरफ बढ़ गई। आज का सारा डिनर आशना ने बनाया था, इसलिए वह मेड के साथ सारे बाउल्स डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रही थी। वहीं रूहानी जब नीचे आई तो उसने डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी डिशेस देखकर हैरानी से पूछा, आसना, यह सब तुमने किया क्या? तुम्हें कुकिंग भी आती है? मुझे पता नहीं था, कहते हुए रूहानी एक एक बाउल के ढक्कन को हटाकर चेक कर रही थी। सुहाना भी वहां आ गई थी। सुहाना भी इतने सारे खाने को देखकर हैरानी से आसना की तरफ देख रही थी और उसने कहा, आसना, यह सब तुमने बनाया है क्या? आसना ने खुश होते हुए कहा, हाँ, यह सब मैंने बनाया है। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, वैसे यह सब विक्रांत की पसंद की डिशेस है। तुम्हें तो पता होगा ना सुहाना, विक्रांत की पसंद नापसंद। आसना की बात सुनकर सुहाना एकदम चुप हो गई और फिर आसना की तरफ देखने लगी। सुहाना ने मन ही मन कहा, मुझे तो वाकई में नहीं पता विक्रांत की पसंद की डिश कौन सी है, पर मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि विक्रांत की पसंद नापसंद के बारे में। अब तक धीरे धीरे सभी डाइनिंग एरिया में इकट्ठे होने लगे थे। आज संडे था तो कोई भी ऑफिस नहीं गया था, सब घर पर ही मौजूद थे, सिवाय रेहान के। वीर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। विक्रांत ने जब डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद का लंच देखा तो खुश होते हुए दादी से कहा, वाओ दादी, आज कुछ स्पेशल है क्या? सब कुछ मेरी पसंद का बनाया गया है। तो दादी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता विक्रांत, वैसे यह सब बनाया किसने है? तभी आसना, जो किचन से एक खीर का बाउल पकड़े हुए बाहर आ रही थी, उसने बाउल को डाइनिंग टेबल पर रखा और चेयर पर बैठते हुए बोली, यह सब मैंने बनाया है दादी। आज संडे था तो सोचा क्यों ना सब कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो सुहाना एकदम से बोली, पर तुमने तो सब कुछ विक्रांत की पसंद का बनाया है ना? तो आसना हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, विक्रांत मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसकी पसंद का बनाया है। तुम्हें पता है सुहाना, काफ़ी सालों पहले जब विक्रांत और मैं दोस्त हुआ करते थे तब विक्रांत को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था और मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक था। तो बस मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती थी और विक्रांत उन सबको टेस्ट करके बताता था कि मेरी कुकिंग स्किल कैसी है। फिर आसना कुछ देर चुप हुई और दोबारा सुहाना से पूछा, तुमने आज तक कौन सी डिश विक्रांत को बना कर खिलाई है? तुम्हें भी तो खाना बनाना आता होगा ना? आसना की बात सुनकर सुहाना का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। उसे वाकई में कुकिंग अच्छी तरह से नहीं आती थी और यह बात रूहानी भी जानती थी। वहीं विक्रांत ने भी सुहाना का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। उसने सुहाना से कहा, अरे सुहाना, तुम भूल गई, पहली बार तुमने मुझे खीर बनाकर खिलाई थी और वह खीर मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि सुहाना जानती थी कि वह खीर तो रूहानी ने बनाई थी, उसने तो सिर्फ उसमें कलछी चलाने का ही काम किया था ताकि उसकी रसोई की रस्म पूरी हो सके। तभी माहिरा भी वहां आकर बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं, हमारी सुहाना को कुकिंग नहीं आती है, लेकिन हमारी सुहाना बहुत टैलेंटेड है और वह अगर सीखना चाहे तो कुकिंग क्या, मास्टर शेफ बन जाए। क्यों सुहाना? माहिरा की बात सुनकर सुहाना की फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर उसने स्माइल करते हुए विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने भी सुहाना से कहा, हाँ माहिरा, ठीक कह रही है, तुम भी अच्छी कुकिंग कर सकती हो अगर करना चाहो तो। फिर उसने आसना की तरफ देखा और कहा, वैसे आसना, काफ़ी साल हो चुके हैं उन बातों को और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पसंद भी बदल चुकी है, तो अब मैं यह सब नहीं खाता हूँ, तो तुम्हारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना? तो आसना ने हैरानी से पूछा, पर विक्रांत, यह सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की है और इसमें से कोई एक तो तुम खाते ही होंगे ना? तो विक्रांत ने अपनी प्लेट में सैलेड निकालते हुए कहा, सॉरी, बट मैं अब यह चीज़ नहीं खाता हूँ। फिर उसने सुहाना की तरफ देखा और कहा, सुहाना, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे वेज सैंडविच बनाकर खिलाए थे, तो तुम मेरे लिए प्लीज़ वह बना सकती हो क्या? मेरा आज वह खाने का बड़ा मन है। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना को पता नहीं क्यों पर अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। वह खुश होते हुए अपनी चेयर से खड़ी हुई और हाँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, कहकर सुहाना जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। वहीं दादी जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं सुहाना के फेस पर यह स्माइल देखकर विक्रांत को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं आसना का चेहरा तो उतर ही गया था। तो दादी ने आसना से कहा,
कोई बात नहीं, हम सब हैं ना, हम सब खा लेंगे यह खाना। तो आसना ने मन ही मन कहा, जिसके लिए बनाया था वह खाना नहीं चाहता। क्या हो गया है विक्रांत को भला? ऐसा क्या है सुहाना में कि विक्रांत इतना बदल गया है? पर मैं भी कोशिश करती रहूंगी, आखिर मैं भी देखती हूँ यह कब तक वह 20 सैंडविच खा कर रहता है। रात का डिनर भी मैं ही बनाऊंगी। वही विक्रांत सलाद खाते हुए मन ही मन बोला, तुमने क्या सोचा था आसना कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया हूँ? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तुम कितनी मतलबी और छोटी सोच के इंसान हो। पर इस बार नहीं, तुमने अगर मेरे और सुहाना के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं बरसों पुरानी दोस्ती को भी भुला दूंगा। कुछ ही देर में सुहाना विक्रांत के लिए वेज सैंडविच बनाकर ले आई और विक्रांत ने अब सैलेड छोड़कर सैंडविच खाने शुरू कर दी और उसने सैंडविच की तारीफ करते हुए कहा, वाकई में सुहाना, तुम्हारे हाथ का वह सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम डिनर में भी मेरे लिए यही बना दोगी? तो सुहाना ने पूछा। पर विक्रांत, तुम दोनों वक्त वह सैंडविच ही खाओगे? तो विक्रांत ने कहा, बना देना ना, क्योंकि मेरा मन है। मैं डिनर में भी यही खाना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम नहीं बनाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। तो सुहाना ने कहा, नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। इसे बनाने में कौन सा वक्त लगता है? वहीं आसना जो मन में यह सोचकर बैठी थी कि वह डिनर भी रात का बनाएगी, ताकि रात को विक्रांत उसके हाथ का डिनर तो जरूर खाएगा। तो विक्रांत की बात सुनकर उसका मन एक बार फिर बुझ सा गया। अब तो उसका खाना खाने का मन भी नहीं था, पर वह दादी के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वह झुकाए चुपचाप बेमन से खाना खा रही थी। वहीं रूहानी को आसना का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। आसना भले ही कितने भी अपने मन के भाव को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे पर सब नजर आने लगता ही था कि वह जिस तरह से विक्रांत और सुहाना को देखती थी, यह चीज़ माहिरा और रूहानी ने भी नोटिस की थी। रूहानी ने धीरे से माहिरा से कहा, मुझे आसना में कुछ गड़बड़ क्यों लगती है माहिरा? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही तुम भी सोच रही हो? कहा तो माहिरा ने भी जो आसना को ही तिरछी नजरों से देख रही थी, रूहानी की बात सुनकर कहा कि तुझे भी वही सब खटक रहा है। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही ऐसा कुछ फील हो रहा था। तो रूहानी ने कहा, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इस आसना के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि यह बहुत ही अजीब नज़रों से सुहाना और विक्रांत को देखती है। और सुहाना हमारी दोस्त है। हाँ, वह थोड़ी बुद्धू है, लेकिन फिर भी हमें उसकी हेल्प करनी होगी। तो माहिरा ने कहा, पहले यह तो कंफर्म कर लो कि जो हमारा शक है वह सही भी है कि नहीं। उसके बाद ही हम सुहाना को कुछ बताएंगे, वरना पता चला सुहाना तो सीधा रानी लक्ष्मी बाई बनकर आसना पर हमला ही बोल दे। रूहानी ने भी धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप अपना लंच करने लगी। रात का वक्त, एक बंद पड़ी फैक्ट्री में किसी आदमी की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ों से ही लग रहा था जैसे वह आदमी बहुत ज़्यादा पेन में हो। वह फैक्ट्री एकदम सुनसान इलाके में बनी हुई थी, जो देखने में किसी खंडहर नुमा लग रही थी। विक्रांत फर्श पर पड़े हुए आदमी को बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों से मारे जा रहा था। उस आदमी का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था, लेकिन विक्रांत का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वहीं विक्रांत के आदमी अपना सिर झुकाए चारों तरफ खड़े हुए थे। वह लोग भी जानते थे कि विक्रांत इस मामले में कितना ज़्यादा क्रूएल है, और वह उस आदमी को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह आदमी दम नहीं तोड़ देता। विक्रांत उस पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे? मेरे ही आदमी होकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और के साथ हाथ मिलाने की? सोचा नहीं था ऐसा करके तुम सीधा सीधा विक्रांत राजावत से दुश्मनी मोल ले रहे हो। कहते हुए विक्रांत ने एक बार फिर उसे जोर से पंच किया। वह आदमी अब तक निढाल हो चुका था, लेकिन विक्रांत का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। विक्रांत जब भी अपनी शैतानी रूप में होता है तो वह खुद के गुस्से को संभाल नहीं पाता था। तभी एक आदमी आगे बढ़कर थोड़ा डरी हुई आवाज में बोला, बॉस, वो मर चुका है। उस आदमी की आवाज सुनकर विक्रांत का हाथ जो उसे पंच मारने के लिए उठा था वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, फिर वापस अपने सामने उस आदमी को देखा जो अब चुका था। उसने झटके से उसके कॉलर को छोड़ दिया। इसी के साथ उसका निढाल शरीर पड़ा हुआ था। विक्रांत ने खड़े होकर अपना एक हाथ अपने
बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाया। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझ गया और उसने पानी की एक बोतल विक्रांत के हाथ में थमा दी। विक्रांत का पूरा चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल और पसीने से भीगा हुआ था और उसके हाथ भी सने हुए थे। उसने पानी को अपने चेहरे पर डालते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। इसी के साथ पानी उसके चेहरे से होता हुआ उसकी शर्ट को भिगो रहा था। विक्रांत ने थोड़ा पानी अपने शर्ट पर भी डाला और जैसे ही बोतल खाली हुई उसने बोतल को दूर फेंक दिया। रात के करीब 2 बजे विक्रांत मैंसन वापस लौट आया था। वह जो अपनी रूम में आया तो उसकी नज़र सोफे पर गई जहाँ पर सुहाना बैठे बैठे ही सो गई थी। नींद की वजह से उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया था। उसे देख कर लग रहा था कि वह शायद विक्रांत का ही वेट कर रही थी। विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा कि सुहाना और उसका वेट कर रही थी। यह चमत्कार कैसे हो गया? लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर गई। टेबल पर एक प्लेट ढकी हुई रखी हुई थी। तो विक्रांत ने आगे बढ़कर उस ढक्कन को हटाया तो देखा कि प्लेट में वेज सैंडविच रखे हुए थे, जिसे देखकर विक्रांत के होठों पर स्माइल आ गई। वह समझ गया कि सुहाना ने उसके लिए ही बना कर रखे हैं, क्योंकि वही सुबह सुहाना को कह कर गया था कि उसे डिनर में सुहाना के हाथ की वेज सैंडविच खानी है और सुहाना उसके लिए वह सैंडविच बनाकर उसी का वेट कर रही थी। विक्रांत ने वापस प्लेट को ढक दिया और जैसे ही सुहाना के गालों पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो कुछ सोच कर रुक गया। फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। विक्रांत के कपड़ों पर कुछ खून के छींटे भी थे और वह इस हालत में सुहाना को नहीं छूना चाहता था। इसलिए पहले वह शावर लेने के लिए वॉशरूम में घुस गया। यह अच्छा था कि सुहाना इस वक्त सो रही थी, वरना वह विक्रांत को इस हालत में देखती तो शायद घबरा जाती। शावर लेने के बाद विक्रांत वापस रूम में आया और उसने सुहाना को अपनी गोद में उठाकर बेड पर अच्छी तरह से लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके फॉरहेड को चूम लिया। फिर वापस सोफे पर बैठा और उसने उस वेज सैंडविच को खाना शुरू कर दिया। सैंडविच खाते हुए भी उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी थी। सुहाना भले ही विक्रांत के सामने अपनी फीलिंग नहीं जताती थी, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही विक्रांत सुहाना की केयर को महसूस कर लेता था। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बोलकर नहीं जता पाते हैं, तो उनकी छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखकर हम अपनी फीलिंग्स उनके सामने शो कर सकते हैं। विक्रांत ने अपना डिनर ख़त्म किया और वह भी सुहाना की बगल में आकर लेट गया। सुहाना बिल्कुल ही सिकुड़ कर सो रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके बालों को चूमते हुए कहा, मेरी क्यूट सी बीबी, कब तुम अपने मुंह से अपने प्यार का इजहार करोगी? मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है, कब हम दोनों के बीच की सारी दूरियां ख़त्म होगी और कब मैं तुम्हारी रूह को भी महसूस करूँगा। तुम्हारे मेरे बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा सुहाना, किसी को भी नहीं। यूके एक आदमी जो काफ़ी डरावनी शख्सियत का मालिक था, वह अपनी ब्लैक रोल रॉयल्स कार से उतरकर अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भागते हुए उसे आज के शेड्यूल के बारे में सब कुछ बता रहा था। उसके बिल्डिंग के अंदर एंटर होते ही वहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ ने झुककर उसे ग्रीट किया। वह आदमी सबको इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। लिफ्ट में आते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और पीछे खड़े असिस्टेंट ने कहा, बॉस, इंडिया से बुरी खबर आई है। उस आदमी के चेहरे पर जहाँ कुछ देर पहले तक कोई एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहे थे, असिस्टेंट की बात सुनकर उसका चेहरे के भाव एकदम सख्ती में बदल गए और उसने अपनी भारी और रोबली आवाज़ में पूछा, क्या खबर है अमन? अमन, जो उस आदमी का असिस्टेंट था, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, बलदेव पकड़ा गया है। वह आदमी कुछ जवाब देता तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और उस आदमी ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। उसने चलते हुए ही कहा, किसने पकड़ा है उसे? किसके हाथ लग गया है वो? अमन ने एक बार फिर से झिझकते हुए कहा, रेहान राठौर। रेहान राठौर का नाम सुनते ही उस आदमी के कदम रुक गए और उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गई। उसने थोड़ी सख्ती से कहा, रेहान राठौर तक यह खबर कैसे पहुंची? क्या बलदेव ने यह सब कुछ उगल दिया है? अब तक वह लोग उस आदमी के कैबिन तक पहुंच चुके थे। अमन ने डरते डरते कहा, यस बॉस, बलदेव ने सब कुछ उगल दिया है। दरअसल रेहान राठौर ने उसके परिवार को किडनैप कर लिया था। अगर वह ऐसा ना करता तो बलदेव मर जाता, लेकिन कभी भी आपके खिलाफ गद्दारी नहीं करता। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसने
बस चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा और केविन का डोर ओपन कर अंदर चला गया। उसने तेज आवाज के साथ डोर बंद किया और आगे बढ़कर डेस्क पर रखे सारे सामान को अपने दोनों हाथों से नीचे की तरफ फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, रेहान राठौर, यह तुमने सही नहीं किया। तुम मेरे मकसद के आगे नहीं आ सकते हो। मेरी अमानत तुम्हारे पास है और उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। यह आदमी कोई और नहीं, शेखावत अंपायर का मालिक शिवाय शेखावत था। राठौर इंडस्ट्रीज और राजावत इंडस्ट्रीज के बाद अगर किसी का नाम आता था तो शेखावत अंपायर का। सिवाय शेखावत हमेशा से ही राठौर के साथ कंपटीशन करता रहता था, लेकिन रेहान ने उसे हर बार मात दी थी। जब से सिवाय शेखावत को पता चला था कि रूहानी रेहान राठौर के पास है, तब से ही उसने अपने आदमी रूहानी के पीछे लगा दिए थे। अब वह रूहानी को क्यों ढूंढ रहा था और उसे पाने का उसका क्या मकसद था, यह तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से रेहान ने उसके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया था और उसे जता दिया था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, रेहान राठौर को मात नहीं दे सकता है। सिवाय ने अपना फ़ोन निकाल कर किसी का नंबर डायल किया और शर्द आवाज़ में कहा, इंडिया वापस जाने की तैयारी करो, हम 2 दिन के अंदर ही वापस इंडिया जा रहे हैं। कहकर उसने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और उसे सोफे पर फेंक दिया और कहा, इस बार नहीं रेहान राठौर, जो मेरा है उसे मैं हासिल करके रहूँगा और तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे। विक्रांत। वहीं विक्रांत अभी रेडी होकर नीचे आया ही था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विक्रांत ने डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए अपना फ़ोन रिसीव किया और सामने वाले की बात सुनकर वह झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव नजर आने लगे। उसने परेशान आवाज में कहा, ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहकर उसने जैसे ही वहां से जाने लगा, दादी जो कब से उसको देख रही थी, उन्होंने घबराई हुई आवाज में पूछा, विक्रांत क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो विक्रांत ने दादी की तरफ देखा और कहा, दादी मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, पर मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अभी आप मुझे जाने दीजिए। ये कहकर विक्रांत जल्दी से बाहर निकल गया। सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में एक औरत बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसकी उम्र करीब 35 साल ही रही होगी। वहीं विक्रांत उस औरत के हाथ को पकड़े हुए उसके बगल में ही बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। उसे देख कर ही लग रहा था जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह एकटक उस औरत के चेहरे को देख रहा था। उस औरत के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी डॉक्टर रूम के अंदर आया तो विक्रांत ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तो डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें होश में लाने की। वैसे इनकी हालत पहले से काफ़ी स्टेबल है, तो आप चिंता मत कीजिए। बाकी जैसे ही यह होश में आती हैं तो हम आगे की कंडीशन के बारे में आपको कुछ बता पाएंगे। कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चले गए। वहीं विक्रांत वापस उस औरत का हाथ थामे वहीं बैठ गया और कहा, प्लीज़ दी आंखें खोलिए। आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा दी? मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज़ आंखें खोलिए ना। सामने लेटी हुई औरत विक्रांत की बड़ी बहन थी। वह विक्रांत से करीब 8 से 9 साल बड़ी थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप के जाने के बाद विक्रांत को बहुत अच्छे से संभाला था और एक माँ का प्यार भी दिया था। इसलिए विक्रांत अपनी बड़ी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसकी हर बात मानना अपना फर्ज समझता था। इस औरत का नाम था देविका रहेजा। देविका की शादी अब्रॉड में ही सेटल एक बिजनेसमैन से हुई थी। देविका के बच्चे नहीं थे क्योंकि शादी के कुछ सालों बाद ही उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद देविका ने फिर किसी से शादी नहीं की, लेकिन वो इंडिया भी वापस नहीं आई। दरअसल वो अपने पति की यादों के साथ उसी घर में रहना चाहती थी। देविका अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वैसे देविका का मिजाज थोड़ा सख्त था, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं थी। वह विक्रांत को बहुत प्यार करती थी। विक्रांत का जब भी अपनी बहन से मिलने का मन होता था वह अब्रॉड चला जाता था। दादी की भी देविका से समय समय पर बात होती थी, पर दादी ने देविका को विक्रांत की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह जानती थी कि अगर देविका को विक्रांत की ऐसे अचानक शादी के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा होगी। इसलिए वह चाहती थी कि देविका एक बार इंडिया आ जाए, उसके बाद वह तसल्ली से उसे सारी बात समझाकर विक्रांत की शादी के बारे में बता देंगी। विक्रांत जो कल रात एक क्रूएल टेबल लग रहा था,
आज अपनी बहन के बगल में बैठा हुआ किसी बच्चे की तरह सहमा हुआ था, क्योंकि उससे अपनी माँ जैसी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उन्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। देविका विक्रांत से मिलने के लिए ही इतने सालों बाद इंडिया वापस आ रही थी। दरअसल वह दादी से भी मिलना चाहती थी। अब देविका के ऐसे अचानक इंडिया वापस आने का क्या कारण था, यह तो देविका ही जानती थी, और देविका ने अपने इंडिया आने की बात विक्रांत को भी नहीं बताई थी। विक्रांत को अस्पताल में ही 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में वह एक बार भी घर वापस नहीं गया था। विक्रांत ने घर पर दादी को फ़ोन करके सब बता दिया था, इसलिए दादी भी अस्पताल जाकर देविका से मिलकर गई थी। देविका को अभी तक होश नहीं आया था। रात के वक्त विक्रांत सोफे पर ही लेटा हुआ था और काफ़ी थकान होने की वजह से उसकी आंख भी लग गई थी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिस वजह से झटके से विक्रांत ने अपनी आंखें खोल दी। उसने बेड की तरफ देखा तो देविका उठने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत भागकर अपनी बहन के पास आया और कहा, दी ये क्या कर रही है, आराम से, आपको चोट लगी है ना। तो देविका ने पहले विक्रांत की तरफ देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, अरे विक्रांत तुम यहाँ, और यह मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हुआ था मुझे। तो विक्रांत ने कहा, दी आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपके सिर पर चोट भी लगी है, तो प्लीज़ आप पहले लेट जाइए। तो देविका ने अपने हाथ से अपनी पॉकेट को छूते हुए कहा, यह चोट मुझे कैसे लगी और ये एक्सीडेंट कब हुआ, मैं तो अब्रॉड में थी ना। तो विक्रांत ने थोड़ी कन्फ्यूजन से कहा, पर आप तो इंडिया वापस आ रही थी, तभी तो आपका एक्सीडेंट हुआ। विक्रांत की बात सुनकर देविका जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी और उसने कहा, मैं इंडिया, पर मैं इंडिया क्यों वापस आ रही थी और एक्सीडेंट कब हुआ विक्रांत। तभी विक्रांत को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने जल्दी से एक बटन प्रेस कर दिया और फिर देविका को रिलैक्स करते हुए कहा, दी पहले आप शांत हो जाइए, फिर हम तसल्ली से बात करेंगे। डॉक्टर अपना एक बार चेकअप तो कर लें आपका। तब तक डॉक्टर भी उस रूम में आ गए थे। डॉक्टर ने देविका का चेकअप कर लिया। फिर विक्रांत से कहा, मिस्टर विक्रांत आप प्लीज़ कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाइए, हम मैम का चेकअप करके आपको सब बता देंगे। विक्रांत बेचैनी से रूम से बाहर चहलकदमी कर रहा था और डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी एक नर्स बाहर आई और उसने कहा, मिस्टर राजावत डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। कहकर नर्स वापस रूम के अंदर चली गई। विक्रांत भी रूम में आ गया। उसने देखा कि देविका अब एक बार फिर से सो चुकी थी। तो डॉक्टर ने विक्रांत से कहा, मिस्टर राजावत मिसेस देविका के सिर पर गहरी चोट लगी है, जिस वजह से इनका यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। हम नहीं कह सकते कि उनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी, पर मुझे लगता है कि उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा उनकी यादों से मिट चुका है। अब उन्हें कितना याद है और कितना नहीं, यह तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी उनके जख्म ताज़ा हैं, तो इनके ऊपर हम किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो और इन्हें किसी भी बात को ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश ना की जाए, वरना इनके दिमाग पर और भी गहरा असर हो सकता है, शायद उनकी जान भी जा सकती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि इनकी हालत अभी कितनी नाजुक है। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रांत तो शॉक्ड ही रह गया था। डॉक्टर की सारी बात सुनकर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और खोए हुए अंदाज में ही अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, जी डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर कुछ और बातें विक्रांत को समझाकर वहाँ से चले गई। विक्रांत ने गहरी सांस ली और वापस अपनी बहन के पास आकर बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मॉम डैड के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया है। मैं आपको नहीं खो सकती थी। आपको ठीक करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वह सब करूँगा, और अब मैं आपको कहीं और जाने भी नहीं दूंगा। आप यहीं रहेंगी अब मेरे पास। कहने के साथ ही विक्रांत की आंखों में एक आंसू का कतरा बहकर देविका के गाल पर गिर गया, जिसे विक्रांत ने अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था।
तभी विक्रांत को अपने कंधे पर किसी के हाथ का टच महसूस हुआ। तो विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे ही सुहाना उसके कंधे पर हाथ रखे उसे देख रही थी। सुहाना को सामने देखकर विक्रांत जैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने जल्दी से उसकी कमर में अपनी बाहों को लपेट लिया और उसके पेट पर अपना सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर ली। सुहाना के करीब आकर विक्रांत को जैसे सुकून मिल रहा था, वहीं विक्रांत की इस अचानक की गई हरकत से सुहाना कुछ देर के लिए तो जम सी गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। इससे पहले उसने विक्रांत को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा था। जिस विक्रांत को वह जानती थी, इस विक्रांत ने तो बिल्कुल ही उलट था। सुहाना विक्रांत की साइड से तो बिल्कुल अनजान थी। यह विक्रांत तो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लग रहा था, जो उसके नज़दीक आकर कुछ पल के लिए सुकून ढूंढ रहा था। सुहाना समझ रही थी कि विक्रांत को इस वक्त किसी मोरल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अनजाने में ही सुहाना के हाथ विक्रांत के बालों में चले गए और वह धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। विक्रांत काफ़ी देर तक सुहाना से ऐसे ही लिपटे हुए अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। वहीं सुहाना ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद जब विक्रांत थोड़ा रिलैक्स हो गया तो वह सुहाना से दूर हुआ। उसने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए सुहाना से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। विक्रांत भले ही अपनी नम आंखों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सुहाना से विक्रांत उसकी आंखों की छुपी ना लेकिन सुहाना से उसकी आंखों की नमी छुप ना सकी। वह समझ गई थी कि विक्रांत उसके सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता है। फिर उसने गहरी सांस ली और विक्रांत के सामने ही चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम पिछले 4 दिनों से घर नहीं लौट के आए और मैंने जब दादी के साथ आने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया। माना कि हमारा रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ विक्रांत, क्योंकि अपनों को ऐसे तकलीफ में देखने का दर्द मैं अच्छे से जानती हूँ। सुहाना ने पानी का गिलास विक्रांत की तरफ बढ़ाया तो विक्रांत ने भी चुपचाप पानी लेकर उसे पी लिया और गिलास वापस साइड टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ आने से मना किया था क्योंकि आज रात वैसे भी घर वापस आने वाला था, क्योंकि दी को होश आ गया है। बस डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, इस वजह से यह सो रही हैं और डॉक्टर ने कहा है कि कल तक इन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। विक्रांत की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है और उन्हें होश भी आ गया है, तो सुहाना के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।